जय श्री राम बच्चों, मैं राजेश कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है इजी पीजी साइंस। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं आप सबके लिए क्लास 10 का वन शॉट वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर में बच्चों हम आपसे हर एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे, हर चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुका है वो बात करेंगे। हम आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताएंगे, उसका यूजेस बताएंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और ये आपको बोर्ड में बहुत मदद करने वाला है। ठीक है बच्चों, मुझे पता है आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोगों ने पहले से तैयारी कर रखा है, सब कुछ तैयार करके रखे हुए हैं। फिर भी ये बच्चों वीडियो आपको और ज्यादा इंप्रूव कराएगा, इसमें आपको ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही छोटे समय में हम कोशिश करेंगे कि आपका ये चैप्टर्स जो भी हम लोग उठाएं वो खत्म हो जाए। इंपॉर्टेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे हम लोग, उसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, बेस्ट मेथड जो होता है, टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के लिए चलो बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आज का चैप्टर जो होगा आप लोगों का होगा क्लास आप लोगों का आज का जो लेक्चर होगा वो होगा लाइट के बेसिस पे, लाइट के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे चैप्टर लाइट। ठीक है बच्चों, मुझे पता है आप सबको लाइट क्या होता है ये सब डेफिनेशन पता है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे वक्त जाया ना करके हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको बात करते हैं। ये सब तो बहुत आसान चीजें जो आप लोग को आता है। ठीक है ना, तो मैं बताऊंगा रिफ्लेक्शन। मैं डायरेक्टली कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? The bouncing back of light rays, the bouncing back of light rays after striking a reflecting surface in the same medium। ठीक है, लाइट जो है किसी भी सरफेस से टकरा के अगर उसी मीडियम में वापस आ जाता है तो उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। जैसे कि बच्चों ध्यान दो, यहाँ से लाइट आया, टकराने के बाद यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से लाइट आके टकराया, टकराने के बाद ऐसे बाउंस बैक कर गया। तो ये जो फेनोमेनन हो रहा है ये हमारा क्या हो गया बच्चों? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के दो नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आता होगा आप लोगों को। दो नियम क्या क्या होता है? तो बच्चों दो नियम जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझना होता है, वो मैं समझा दे रहा हूं। ये हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं पोल। किसी भी मिरर के सेंटर को क्या बोला जाएगा? पोल। ठीक है ना, और इस पोल को पास करते हुए लाइन जो पास करेगा इसको हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, अब देखो बच्चों ध्यान दो, अगर मान लो यहां से लाइट आया, यहां पे टकराया, तो जो लाइट मिरर की तरफ जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब इस जहां पे मिरर को टकराया है ये लाइट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो है नॉर्मल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाएगा उसको बोला जाएगा नॉर्मल। यहां से बच्चों देखो टकराने के बाद लाइट जो है वापस आ गया, तो जो लाइट टकराने के बाद वापस जा रहा है या फिर जो लाइट रे मिरर से दूर जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, अब बच्चों ध्यान दो, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, ये जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बना है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, पहला नियम क्या बोलता है हमसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन हो सब में वैलिड है बच्चों ये रूल। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि प्लेन मिरर ही हो, आपको स्फेरिकल मिरर भी दे सकता है, जैसे कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ये भी दे सकता है, तो उसके लिए भी ये रूल वैलिड है। ठीक है ना, अब देखो बच्चों, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दिया गया। नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रहा है इसको क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो मिरर के साथ देखो बच्चों,
यहाँ पे बन रहा है कि नहीं एक एंगल रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल विद द मिरर, एंगल विद द मिरर, एंगल विद द मिरर। मिरर के साथ कितना एंगल बन रहा है, तो इतना एंगल बन रहा है। और ये कितना होता है बच्चों, ये होता है 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे, टोटल एंगल कितना है बच्चों 90, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 90 है, तो 90 में से ये कम कर देंगे तो ये बच जाएगा, तो इसलिए 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे भी ये टोटल एंगल कितना है 90, 90 में से एंगल ऑफ इंसिडेंस घटा दो तो ये मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप लोगों से एंगल विद द मिरर भी पूछ सकता है, तो समझ लीजिएगा एंगल विद द मिरर क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमसे क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमसे बोलता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द reflected ray all lie in the same plane at the point of incidence। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया हमारा पहला रो। और दूसरा रूल क्या बोलते हैं हमसे, द इंसिडेंट रे, यानी ये जो इंसिडेंट रे हो गया, द नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल, और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है ये रिफ्लेक्टेड रे, इस पॉइंट पे तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में, सेम स्पेस में होते हैं। ठीक है ना, इस पॉइंट पे तीनों क्या होंगे, सेम स्पेस में होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमें ये पता चल गया इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है ना, तो अब हम आपसे बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है, तो इमेज बच्चों जो जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में आके टकराएंगे उस जगह पे हमें ऑब्जेक्ट का इमेज मिलने वाला है। ठीक है, इमेज मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका परछाई बोल सकते हैं, शैडो तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी हमने आईना में अपना ही चेहरा दिखाई देता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, कहाँ पे इमेज बनता है, तो इमेज हमेशा बनेगा व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रे meet actually or appears to meet। ठीक है, अगर दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में आके क्रॉस कर रहा है या फिर टकरा रहा है तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बन रहा है, किसका, ऑब्जेक्ट का। अगर नहीं टकरा रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जाके टकराएगा, ठीक है ना, तो वहां पे भी इमेज बनेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास दो इमेज बनता है बच्चों, हमारे पास दो तरह का इमेज बनता है, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो देखो बच्चों रियल इमेज क्या होता है, फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। एक्चुअल मीटिंग से जो इमेज बनेगा, मतलब सचमुच का जाके दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पे जो इमेज बन रहा है वो हमारा क्या है, रियल इमेज है। उसके बाद वर्चुअल इमेज बनता है फॉर्म व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर्स टू मीट। ऐसा लगेगा कि जाके मिलने वाला है, मिला नहीं है पर लगेगा जाके मिलने वाला है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे वर्चुअल इमेज बन गया। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया बच्चों। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारा, रियल इमेज कैन बी प्रोड्यूस ऑन स्क्रीन। रियल इमेज जो है हम लोग स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, और वर्चुअल इमेज जो होता है कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन। ये जो वर्चुअल इमेज होता है इसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ध्यान दो, ये जो रियल इमेज है, ठीक है, ये ऑलवेज
ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, हमेशा मिरर के सामने बनने वाला, मिरर के पीछे नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम लोग लेंस का बात करेंगे ना, तो लेंस में क्या होता है, उसके पीछे बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मिरर का बात कर रहे हैं, इसलिए हमेशा मिरर के सामने। और यहाँ पे वर्चुअल इमेज जो होगा, फॉर्म ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको, पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है ये याद करके रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर के कितने टाइप्स होते हैं? तो बच्चों मिरर के 2 टाइप्स, एक हम लोग लेंगे प्लेन मिरर और एक लेते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। एक लेते हैं हम लोग प्लेन मिरर और दूसरा लेते हैं स्फेरिकल मिरर। तो ये हमारा जो मिरर है, प्लेन मिरर, ऐसे करके हमें बना के दिखा देना है। ठीक है, और जो हमारा स्फेरिकल मिरर होगा बच्चों, ये 2 तरह का, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो जो कॉनकेव होगा बच्चों, वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन करवाएगा और बाहर की तरफ क्या होगा, सिल्वर्ड होगा। और जो कॉन्वेक्स होता है वो बच्चों अंदर से क्या होता है, सिल्वर्ड होगा और बाहर से उसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स। यहाँ पे बात कभी कभी ना आप लोगों से कॉनकेव ना देके बोल देगा कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स को बोल देगा डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, जो कॉनकेव होता है वो होता है कन्वर्जिंग मिरर, और जो कॉन्वेक्स होगा वो होगा डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग का मतलब लाइट रेस को ऐसे फैला देगा। ठीक है ना, और कन्वर्जिंग का मतलब बहुत सारे लाइट रेस को लाके इकट्ठा करने वाला। ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान दो, कॉनकेव क्या करता है, यहां से लाइट रेस आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे लाके इसको मिलाने का कोशिश करेगा। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, कन्वर्जिंग। मतलब बहुत सारे लाइट रेस को लेके आ रहा है और रिफ्लेक्शन करवा के एक पॉइंट पे मिलाने का कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो भी लाइट रेस आएगा वो एक दूसरे से दूर चला जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, ऐसे आया, टकराने के बाद ऐसे दूर चला गया। ठीक है ना, तो ये हो गया डाइवर्जिंग। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान देते हैं, इसी में हम लोग फोकल लेंथ ये सब समझते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये एक्चुअली होते हैं एक स्फीयर का पार्ट। ठीक है ना, एक बड़ा सा स्फीयर है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, हमने उसको ऐसे काट के बाहर निकाल दिया है। ठीक है ना, तो बच्चों एक स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा, ये हमने बोल दिया सेंटर। तो क्योंकि ये हमारा मिरर इसी स्फीयर का पार्ट है, अब मैं स्फीयर को ना आपको अच्छे से समझने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, ये सर्कल देखिए। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का ही तो पार्ट है ना हमारा ये मिरर। ठीक है, तो ये मिरर हमारा इसी सर्कल का पार्ट है, तो जो सेंटर हमारा सर्कल का होगा वही सेंटर हमारा मिरर का होगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर है मिरर के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, और हमें ये पता है किसी भी मिरर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करते हुए जो लाइन बाहर निकलेगा, इसको हम लोग बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते थे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों किसी भी सर्कल में सेंटर से एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक क्या बोल देंगे, रेडियस बोल देंगे ना। सेंटर से किसी पॉइंट को टच करने वाले डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या कहलाएगा बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, यहां से लाइट रेस आया, पैरेलल लाइट रेस आया, टकराने के बाद यहाँ पे कट करके निकल रहा है, यहाँ पे कट करके निकल रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। तो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एफ से। तो यानी बच्चों यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया? हमारा फोकल लेंथ। ठीक है ना? समझ में आया? ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है फोकल लेंथ। तो सारा मेजरमेंट बच्चों स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, ऑल द मेजरमेंट should be done from पोल। जो भी मेजरमेंट हम लोग ले रहे हैं वो सारे मेजरमेंट कहाँ से लेना होता है? पोल से लेना होता है। तो बच्चों देखो, अगर मैं मेजरमेंट में फोकल लेंथ मेजर कर रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं मेजर करूंगा, मैं किस हिसाब से मेजर करूंगा? इस डायरेक्शन में, पोल से फोकस की तरफ जाना है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है तो पोल से मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना है। ये हमारा मेजरमेंट का तरीका है, हमेशा मेजरमेंट पोल से लिया जाता है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़े। तो यहीं पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो फोकल लेंथ होता है, जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2। ये फॉर्मूला आपको, पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। मतलब जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का आधा होता है। फोकल लेंथ कितना होता है? रेडियस का आधा। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। चलो बच्चों देखो, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग पहले देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर के लिए। प्लेन मिरर, तो बच्चों ध्यान देना, प्लेन मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है? तो उसका इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की वजह से जो इमेज बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें याद रखना है, इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। दूसरा चीज, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑफ इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। ऑब्जेक्ट मान लो 10 सेंटीमीटर का है तो हमारा इमेज भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है ना? तो इसकी वजह से साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो सेम होता है। इसके वजह से प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है, प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होगा बच्चों, ये होता है 1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ +1। इसका जो सिग्निफिकेंस है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है ना? तो अभी के लिए आप बस याद रखो, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? +1। ठीक है, तीसरा, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब जितना दूर हमारा इमेज है मिरर से उतना ही दूर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना? यानी इमेज डिस्टेंस जो है, जितना दूर मिरर से इमेज बना होगा उतना ही दूर हमारा ऑब्जेक्ट भी होने वाला है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज हमारा क्या है? लेटरली इन्वर्टेड है। मतलब ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है वो इमेज का क्या दिखेगा? राइट साइड दिखेगा। और अगर ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है वो इमेज का क्या दिखेगा? लेफ्ट साइड दिखेगा। मतलब लेफ्ट और राइट का उल्टा होना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड या फिर लेटरल इन्वर्जन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है बच्चों, तो ये जो 4 पॉइंट है
आपको याद रखना है। बोल देगा 2 मार्क का क्वेश्चन देके राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की वजह से जो इमेज बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, ये, ठीक है। अब इसका जो डायग्राम है, रे डायग्राम, ये भी देख लेते हैं। रे डायग्राम, वाह, ठीक है। तो देखो बच्चों, रे डायग्राम, यहाँ पे हमने क्या बना लिया, एक प्लेन मिरर बना लिया, छोटा सा, सा, ठीक है। और हमें पता है इसके सेंटर को क्या बोला जाएगा, पोल। तो पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ से हम लोग इसको पास करते हुए एक लाइन खींच लिए, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। यहां से मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहाँ पे एक छोटू सा ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रे निकल सकते हैं। ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे निकलता है। बस आप लोग को जब भी रे डायग्राम बनाना होगा 2 रे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। आपको बस 2 रे बनाना है। और ऐसा रे बनाना, मैं तो आगे तो रूल बताने वाला हूँ, लेकिन दिमाग में रख लीजिए, ये ऐसा रे बनाएंगे ना जो आराम से कटता हो या फिर ऐसा लगे कि कट जाए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, पहला रे तो हमेशा आप लोग को ड्रॉ करना है इन्फिनिटी, या सॉरी इन्फिनिटी बोल दिया। पहला रे हमेशा आपको ड्रॉ करना है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। और दूसरा रे आपको ड्रॉ करना है एक ऐसा रे जो कि पोल को हिट करता हो। तो पोल को जो हिट करता होगा वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो ये पैरेलल रेस हमने निकाला था, ये मिरर पे कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, 90 डिग्री पे। तो अगर कोई रे मिरर को 90 डिग्री पे स्ट्राइक करता है या फिर परपेंडिकुलर जाता है तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। वो जिस रास्ते पे गया है उसी रास्ते से आ जाता है। अभी मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ध्यान दो, यहाँ पे कितना एंगल बनाया है, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर हिट किया तो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते वापस आ गया, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये देखो, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, मान लो ये ऐसे गया, जो वापस आने वाला रे है वो तो ऐसे चला जाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल जाएगा। तो ये दोनों रे कभी भी मिलने वाले हैं क्या, आगे की तरफ, ये ऐसे चलते चला जाएगा, ये ऐसे चलते चला जाएगा, तो ये रे कभी भी आपस में मिलने वाले तो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ ऐसे खींच देते हैं और इसको भी पीछे की तरफ ऐसे बना देते हैं, तो बच्चों देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि मिल गया। तो जहां पे लग रहा है मिल जाएगा, वहां पे क्या बन गया, हमारा इमेज बन गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, ठीक है। और ये कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज। क्यों, मिरर के पीछे बना है, अभी मैंने लिखवा दिया, वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है। यहाँ पे पीछे बना, और यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग की वजह से नहीं बना है, ऐसा लग रहा है कि मिलने वाला है इसकी वजह से बना है, ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख देंगे, when a light ray strike a mirror, when a light ray strike a mirror at 90 degree or perpendicularly, ठीक है। when a light ray strikes a mirror at 90 degree or perpendicularly, then no reflection occur. That is, angle of incidence is equal to 0 degree, angle of reflection is equal to 0 degree. एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा, 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो आई होप ये समझ में आया आपको प्लेन मिरर। अब हम लोग दूसरे मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे ये मिटाना होगा। तो दूसरा मिरर हम लोग लेते हैं कॉनकेव मिरर। तो बच्चों ध्यान दो, कॉनकेव मिरर जो होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन की वजह से ये डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बनाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन की वजह से इमेज का टाइप भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो याद रखो बच्चों, कॉनकेव मिरर जो है ये रियल इमेज भी बनाता है और कैन फॉर्म, ऐसे लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म, ठीक है, रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। कॉनकेव मिरर हमारा दोनों तरह का इमेज बनाता है, रियल और वर्चुअल दोनों। बच्चों आपको ना ये वाला याद रखना है, एकमात्र केस, ओनली
वन केस, एकमात्र ऐसा केस है जहां पे कॉनकेव मिरर जो है वर्चुअल बनाता है, और वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये किस केस में है, कॉनकेव मिरर के केस में है। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर के केस में है। अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो बच्चों जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इरेक्ट इसे लिखते हैं, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश मतलब छोटा सा, छोटा, ठीक है ना। इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज, हमेशा वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट सीधा था वैसा ही हमारा इमेज भी सीधा होगा, ठीक है ना। समझ में आया? तो जब भी बच्चों वर्चुअल इमेज होगा वो इरेक्ट होगा, ठीक है, जब भी वर्चुअल इमेज होगा वो इरेक्ट होगा और छोटा साइज का होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज का इमेज बनेगा। किस केस में, कॉन्वेक्स के केस में। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वर्चुअल इमेज बन रहा है, ओनली वन केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल एंड नेचर ऑफ इमेज इज, हमारा इमेज का नेचर क्या होगा, तो ध्यान दो, वर्चुअल तो होगा ही होगा, हमें पता चल गया, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड मैग्नीफाइड होगा, एंड मैग्नीफाइड इमेज होगा। ये बच्चों ये जो मैग्नीफाइड है ना, यहाँ पे सवाल पूछ देता है, ठीक है ना। क्या पूछा, देखो बच्चों कॉन्वेक्स भी वर्चुअल बना रहा है, ये भी वर्चुअल बना रहा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये छोटा इमेज बनाता है, हमेशा ये छोटा इमेज बनाएगा, लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, लेकिन जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, ठीक है ना। तो दोनों में फर्क क्या है, तो कॉन्वेक्स मिरर मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा वर्चुअल केस में, और कॉन्वेक्स क्या बनाता है बच्चों, डिमिनिश इमेज बनाता है, छोटा इमेज बनाता है, ठीक है। और बाकी तो बच्चों कॉन्केव रियल बनाता है, कॉन्वेक्स रियल नहीं बना सकता, कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, हमारे पास रियल इमेज रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश और मैग्नीफाइड, डिमिनिश और मैग्नीफाइड, ठीक है ना। तो जो कॉन्केव मिरर होगा ये रियल बनाएगा, और बच्चों जब भी रियल होगा वो इमेज उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। जब भी रियल होगा वो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो बच्चों ध्यान दो, हमारे पास इमेज जो है अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश हो सकता है और मैग्नीफाइड हो सकता है, डिमिनिश हो सकता है और मैग्नीफाइड हो सकता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूला का। इसके बाद हम लोग डिफरेंट केस उठाएंगे कि हाँ कौन से केस में रियल बनेगा, कौन से केस में वर्चुअल बनेगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ पे इमेज बनेगा, कॉन्केव के लिए सब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। सभी बच्चों को मुझे पता है याद होगा, जिसने भी ये चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ा है उसको मिरर फॉर्मूला तो याद होगा। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1 बाय फोकल लेंथ 1 बाय इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बाय यू। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, जहाँ पे बच्चों एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, और बच्चों यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमारे पास फोकल लेंथ, वी का मतलब इमेज डिस्टेंस, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसको मैं समझाता हूं
बच्चों ध्यान दो, ये हो गया हमारा मिरर, ये हमारा पोल और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो बच्चों लाइट रेस आएगा कहां से? तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसी ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लाइट रेस आने वाला है। तो पोल से ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो दूरी होगा, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है ना। मान लो बच्चों इसका जो इमेज है कुछ इस तरह से बना है, ऐसे गया, ऐसे आ गया। मान लो बच्चों इसका इमेज यहाँ पे बना है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है बच्चों, इमेज है। मैं दो रेस मिला के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो हो जाएगा, रफ हो जाएगा, बस आप समझो ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहाँ पे बना है। तो बच्चों यहाँ से इमेज का जो दूरी होगा हमारा पोल से, इसको किससे दिखाते हैं हम लोग, v से। यानी v क्या डिनोट कर रहा है हमारे लिए, इमेज डिस्टेंस। और बच्चों यहाँ पे फोकस है, तो फोकस और पोल के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। फोकस और पोल के बीच का दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, फोकल लेंथ। तो इन तीनों के बीच में f, स्मॉल f, u और v, यानी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन बनता है उसी को क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। ठीक है ना। तो आपसे कहीं पूछ सकता है व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है ना। मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चों, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, आई होप ये फॉर्मूला प्लीज याद रख लेना। और इससे पहले एक फॉर्मूला क्या लिखवाया था, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। ठीक है बच्चों, आई होप आप ये दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ से बच्चों आपको फोकल लेंथ डायरेक्ट ना देके क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से आप लोग क्या कर सकते हो, फोकल लेंथ निकाल सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है ना। तो यहीं पे मैं आप लोगों को मैग्निफिकेशन भी बताऊंगा। मैग्निफिकेशन बच्चों इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है ना, उसके रेस्पेक्ट में जो इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमारा इमेज क्या है बच्चों, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है, तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हो सकता है इमेज हमारा बहुत बड़ा बन जाए, ठीक है ना, हो सकता है इमेज जो है हमारा एकदम छोटा बन जाए, ठीक है, हो सकता है दोनों क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है या फिर बराबर हो रहा है, ये बताने वाला जो टर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज का जो साइज है वो क्या है, बड़ा है, छोटा है या फिर बराबर है, इसको कौन बताएगा हमें, मैग्निफिकेशन। ठीक है ना बच्चों। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो क्या क्या बोल देंगे, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों। तो ध्यान दो, m का वैल्यू, m इज इक्वल टू साइज ऑफ या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया मैग्निफिकेशन। फिर एक और फॉर्मूला है बच्चों मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u, माइनस ऑफ v बाय u, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u। ठीक है, ये हमारे पास दो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, डिपेंड करता है कि हमें हमारे पास क्या दिया गया है, उसके हिसाब से हम लोग इन दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे ना अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है, अगर मैग्निफिकेशन आप लोगों ने सॉल्व किया और क्या आ गया, नेगेटिव आया, तो इसका मतलब है इमेज जो बन रहा है, इमेज इज रियल। इमेज क्या बन रहा है बच्चों, रियल बन रहा है। ठीक है ना। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है। देखो बच्चों, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इमेज क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब होता है इमेज हमारा वर्चुअल बन रहा है। तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछेगा कि स्टेट द नेचर ऑफ इमेज,
न्यूमेरिकल्स करवा देगा और बोलेगा कि जो इमेज आप लोगों ने निकाला है उसका नेचर बताइए। तो नेचर का मतलब होता है पूछ रहा है आपसे रियल बन रहा है या फिर वर्चुअल बन रहा है। तो आपको वो बताने के लिए बच्चों मैग्निफिकेशन निकालना होगा। मैग्निफिकेशन का वैल्यू चेक कर लेना, नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेज हमारा क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये समझ में आ गया। तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है फॉर्मूले के साथ। उसके बाद बच्चों ध्यान दो, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू छोटा आ रहा है 1 से, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम है, ठीक है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू बच्चों 1 से कम है, इसका मतलब क्या है 0.1 0.2 ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिमिनिश इमेज, छोटा इमेज बना है, डिमिनिश इमेज। ठीक है। अगर m का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है बताओ, इमेज इज ऑफ सेम साइज इमेज। क्या बना, सेम साइज्ड इमेज। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज वो एकदम बराबर है। और अगर m का वैल्यू ग्रेटर, m का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है, अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है, इसका मतलब एनलार्ज और मैग्नीफाइड इमेज। क्या बन रहा है, मैग्नीफाइड इमेज। तो बच्चों m का वैल्यू जैसे 1 से ज्यादा हुआ तो समझ लेना जैसे मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 दिया है, ठीक है, तो 2 का मतलब क्या हो गया, हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, 2 टाइम्स बड़ा है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गया, इसका मतलब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है कितना टाइम्स कम है, हमारा जो इमेज है वो 1/2 टाइम्स या फिर 2 टाइम्स स्मॉलर है किससे, ऑब्जेक्ट से। ठीक है। तो बच्चों अगर यहाँ पे ऐसे डबल मार्क दे देता है, डबल साइन दे देता है, इसका मतलब बहुत ही छोटा, यहाँ पे 2 बार लिख देगा तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है ना। आई होप आप ये रिमेंबर कर लोगे। ठीक है। तो देखो बच्चों, अब हम लोग ना इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, इसमें हमें प्रॉपर साइन यूज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, while solving the numericals use proper sign of f v u m। ठीक है ना। हमें क्या करना है बच्चों, प्रॉपर साइन यूज करना है, m का भी और f का भी, v का भी, u का भी। ठीक है ना। हम लोग को क्या करना है, प्रॉपर साइन यूज करके सॉल्व करना है। बिना साइन यूज किए अगर आप लोग सॉल्व कर दे रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, वो न्यूमेरिकल्स आपका सही नहीं होगा। ठीक है ना। तो बच्चों ये पॉइंट आपको कभी नहीं भूलना है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो f का, v का, u का वैल्यू आप प्रॉपर साइन के साथ यूज करोगे। तो साइन क्या होगा, प्लस माइनस होगा। ठीक है। तो ये कब f का वैल्यू प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, ये मैं आप लोग को लिखवा रहा हूँ। ठीक है। और मैं बता रहा हूँ। साइन कन्वेंशन बच्चों एकदम अच्छे से याद कर लेना। ये जो मैं साइन कन्वेंशन आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। आप लोगों को ना बार बार निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो एक बार याद कर लिए तो फिर काम बच जाएगा। ठीक है ना। तो अपने पास मिरर है और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों ध्यान दो, जब भी कॉनकेव मिरर क्वेश्चन में आपको मिरर देगा, अगर नहीं भी दे रहा है तो आप लोग को कहीं ना कहीं लूप होल देगा जिससे आप लोग मिरर को पहचान सकते हो। ठीक है। और जो मैंने बताया है अगर वो आपको याद है तो आप एकदम आसानी से मिरर को पहचान सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, कॉनकेव मिरर, तो जो कॉनकेव मिरर होता है इसका फोकल लेंथ, इसका जो फोकल लेंथ होगा f, ये हमेशा बच्चों नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपको हमेशा नेगेटिव साइन के साथ रखना है। ठीक है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसका फोकल लेंथ आपको किसके साथ रखना है, पॉजिटिव साइन के साथ रखना है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव साइन के साथ रखोगे। ठीक है ना। फिर दूसरा है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u है ये हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है ना। u जो है हमारा हमेशा क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे आपको लेंस दे दे।
आगे आप लोग ना लेंस फॉर्मूला मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। तो लेंस भी देगा तो उसमें भी यू का वैल्यू हमें क्या रखना है, नेगेटिव रखना है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों। और इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपने पास हो गया v। तो बच्चों ध्यान दो, v जो है, इमेज डिस्टेंस v जो है, इसमें दो होगा, कॉनकेव मिरर में दो पॉसिबिलिटी है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। इमेज जो होता है v नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज कहाँ बना है, सामने बना है। और पॉजिटिव होने का मतलब होता है बिहाइंड द मिरर, कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है बच्चों। और ध्यान देना, जब भी v नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं ये रियल के लिए होता है और ये वर्चुअल के लिए होता है, ठीक है ना। इस केस में v जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज v हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये चौथा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। तो बच्चों ध्यान दो, मैग्निफिकेशन m, ठीक है ना। m क्या होगा बच्चों, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है m का, एक तो रियल इमेज, क्योंकि कॉनकेव इमेज, कॉनकेव मिरर जो होता है रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। तो जो रियल होगा उसके लिए m का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, और जो पॉजिटिव वर्चुअल होगा उसके लिए m का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये अभी हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे बच्चों m हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। m हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बच्चों प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए मैंने मैग्निफिकेशन क्या लिखा था, +1 लिखा था कि नहीं। प्लेन मिरर के लिए मैंने मैग्निफिकेशन आपको बताया था +1 होता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, देखो मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आना, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब हो गया वर्चुअल इमेज बना, कैसा इमेज बना, वर्चुअल, और 1 का मतलब होता है सेम साइज बना, इमेज जो है ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, ठीक है। अभी मैग्निफिकेशन वाला जो हमने लिखा था साइड में बॉक्स करके, वहां पे देख लीजिएगा, यहाँ पे m=1 मतलब साइज ऑफ इमेज जो है ऑब्जेक्ट के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी खत्म हो, चीजें जल्दी जल्दी आपको समझ में भी आए और आप अच्छे से एग्जाम दे पाओ। तो अच्छे से एग्जाम देने के लिए बच्चों ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यही सब बहुत मदद करने वाला है आपको, ठीक है। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या नियम हमें फॉलो करना है, क्योंकि बच्चों जब भी न्यूमेरिकल्स देता है ना तो उसमें ना कभी कभी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करके बोल देता है कि उसका रे डायग्राम भी बनाइए, जो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया है उसका रे डायग्राम बनाइए। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आपका मार्क्स काट देगा। यहाँ पे देखो बच्चों, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, पहला नियम, फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो अगर कोई रे, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो हमेशा किसको पास करेगा, फोकस को पास करेगा, ठीक है। जो भी रे पैरेलल आया है वो टकराने के बाद किसको पास करता है, फोकस को, ठीक है। और इसी को ना दूसरा रूल बना देते हैं, इसका ऑपोजिट। दूसरा रूल क्या बोलता है हमसे, कि अगर कोई रे, ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा फोकस। तो अगर कोई रे बच्चों फोकस को पास करते हुए, अगर कोई रे फोकस को पास करते हुए मिरर को टकराता है, तो वो टकराने के बाद क्या चला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है, ठीक है। इसमें क्या बताओ, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहा है तो वो टकराने के बाद फोकस को पास करेगा। और दूसरा नियम क्या बोलता है, कोई रे अगर फोकस को पास करते हुए मिरर को टकरा रहा है तो वो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या है बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है बच्चों। तीसरा नियम क्या बोलता है हमसे, तीसरा नियम हमसे ये बोलता है, ये हमारा पोल हो गया, ठीक है ना। अगर कोई रे ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए जाता है
तो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वो उसी रास्ते वापस आ जाएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए गया तो टकराने के बाद उसी रास्ते में वापस आ जाता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए जाएगा तो मिरर को कितने एंगल पे टकराता है वो 90 डिग्री पे टकराता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो बच्चों ये 3 नियम याद रखिए। इन 3 नियमों से ना हम लोग सभी रे डायग्राम को बना सकते हैं। और मैंने क्या बोला आपको, जब भी रे डायग्राम बनाना होगा आप 2 रे बनाइएगा बस। एक तो रे बच्चों ये बना लीजिएगा, ठीक है ना, और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला बना लीजिएगा। ज्यादातर इस केस में काम हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम हम लोग बनाएंगे अभी, ठीक है ना। सिमिलर केस वही है कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। मान लो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा पोल हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो रे देखिए बच्चों आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आया, टकराने के बाद वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे चला जाएगा बच्चों। कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस में मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये दूर चला गया। तो अगर ये दूर जा रहा है तो हम लोग इसको पीछे की तरफ ऐसे बना के खींच लेंगे। तो यहाँ पे जो कट रहा है इस पॉइंट को क्या बोल देंगे? फोकस, ठीक है ना। सिमिलरली बच्चों अगर कोई ऐसा रे है जो लग रहा है कि फोकस पे आ रहा है, दूर से कहाँ पे आ रहा है बच्चों? फोकस पे आ रहा है। मान लो ऐसा कोई रे है जो बहुत दूर से लग रहा है कि आने के बाद फोकस पे ही जाएगा, तो ये टकराने के बाद क्या होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा बच्चों? पैरेलल चला जाएगा, ठीक है ना। तीसरा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ से मान लो बच्चों रे आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो इस केस में जिस डायरेक्शन में रे आया है उसी डायरेक्शन में रे वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नियम है बच्चों, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़े। इमेज for different object position, इमेज फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है ना। डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए हमारा इमेज क्या होगा, कहाँ बनेगा, ये हम देखने जा रहे हैं। और ये हम लोग पढ़ेंगे, याद भी करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। आपके एनसीईआरटी में ऐसे 6 पोजीशन दिया हुआ है ऐसे टेबल बना के, ठीक है ना। एनसीईआरटी में से टेबल बना के 6 पोजीशन दिया हुआ है। तो हम लोग पहला पोजीशन दे रहे हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हमारा जो इमेज बनेगा, इमेज एट फोकस। इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों? फोकस पे बन रहा है। नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटा होगा, जैसे कि पॉइंट साइज, ठीक है ना बच्चों। इसका रे डायग्राम कैसा हो जाएगा? ये हमारा कॉनकेव मिरर, यहां से ये हमारा पोल। जब भी रे इंफिनिटी से आता है बच्चों वो हमेशा पैरेलल आएगा, वो हमेशा क्या आएगा? पैरेलल आएगा। यानी ऑब्जेक्ट हमारा किधर है बच्चों? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से रे पैरेलल आया। तो अभी पहला नियम क्या बोलता है? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो वो टकराने के बाद किधर पास करता है बच्चों? फोकस पे। तो ये भी क्या होगा? यहाँ से फोकस पे पास करेगा। तो यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है ना बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया? इमेज। इंफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन गया। तो ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है लेकिन उसका इमेज देखो बच्चों पॉइंट साइज बना है, छोटा सा पॉइंट के हिसाब से। जैसे कि सूरज का जो रोशनी हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से खेलते हैं तो सूरज का रोशनी एकदम छोटा सा एक इमेज बनता है ना, ऐसे पेपर रख के हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से जलाने का कोशिश करते हैं तो वो जो छोटा सा एक इमेज बन रहा है ना वो होता है सूरज का, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो अब हमें देखना है दूसरा पोजीशन। मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है। दूसरा पोजीशन है बच्चों बिटवीन इंफिनिटी एंड, इसको ऐसा कर देता हूं बच्चों। मैं ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूं,
लेकिन ये जो तरीका है ये आपको याद करने में बड़ा मदद करने वाला है। अभी हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा ना, तो अब मैं लिख दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया बच्चों? फोकस पे है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनता है, इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनता है बच्चों? इन्फिनिटी पे। नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो बच्चों देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया? फोकस पे। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट से रे बाहर निकालेंगे, मतलब रे जो है मिरर की तरफ जा रहा है। और टकराने के बाद देखो बच्चों, कोई भी रे अगर फोकस को पास करते हुए जाएगा, टकराने के बाद क्या हो जाता है? वो इन्फिनिटी मतलब पैरेलल निकल जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा रे किधर निकल गया? पैरेलल पे। तो यहाँ पे हमारा इमेज कहाँ बन गया? इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये हमारा 2 पॉइंट यानी 2 पोजीशन हो गया, और हमें 4 पोजीशन डील करना है। अब दूसरा जो है, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऐसे बोल देगा बियॉन्ड, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो हमारा इमेज बनता है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज जो है हमारा कहाँ बनेगा बच्चों? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और नेचर क्या होगा? नेचर होगा हमारा, नेचर ऑफ इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। क्या होता है बच्चों? छोटा साइज का बनेगा, डिमिनिश, ठीक है ना। अब देखो ठीक है, ये हो गया हमारा पोल, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इन्फिनिटी इस तरफ, और ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है। तो बच्चों वो बोल रहा है कि बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इन दोनों के बीच में इमेज बनाना है। तो यहाँ पे इमेज बना लेते हैं, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमने क्या रख दिया है? एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो बच्चों ध्यान देना, जब भी आप ऐसे रे डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा ना, तो मैंने क्या पहले अपना जैसे जो भी डेटा है उसके हिसाब से इमेज और ऑब्जेक्ट का डायग्राम बना लेना। इससे क्या होगा? आप लोगों को बनाने में ना बहुत मदद मिलने वाला है। यहाँ से देखो बच्चों, मैं एक रे ले जा रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए और हमारा इमेज को पास करते हुए, और यहाँ पे मैंने मिरर को टकरा दिया। तो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे पास करेगा वो जिस रास्ते पे गया है उसी रास्ते पे वापस आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखो बच्चों, मिरर को टच भी कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक रे बना रहे हैं जो कि फोकस को पास करते हुए यहाँ पे जाए और हमारे इमेज को टच करते हुए जाए। तो यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? एक ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेस बना लेता हूँ, और यहाँ से बच्चों एक रे हम लोग लेकर आते हैं ऑब्जेक्ट इमेज को कटते हुए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बन गया? 2 रिफ्लेक्टेड रे जो है यहाँ पे आके मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया? इमेज बन गया। और ये इमेज क्या होगा? रियल होगा ना, क्योंकि एक्चुअल कटिंग से बन रहा है। और बच्चों देखो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये छोटा बन रहा है, तो इसीलिए डिमिनिश बना, ठीक है। अब इसी को उल्टा कर देना है, इसी को उल्टा कर देना है। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन, ऑब्जेक्ट जो है इस बार कहाँ रख देते हैं? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दो। तो इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बन जाएगा बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। इमेज क्या होगा? रियल इन्वर्टेड, और डिमिनिश की जगह पे क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइड। क्या हो जाएगा बच्चों? मैग्नीफाइड। अब डायग्राम इसको बनाना पड़ेगा। इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग।
ये हो गया पोल। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमारे पास फोकस है, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, एक रे ले जा रहा हूँ पैरेलल, एक रे ले जा रहा हूँ मैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पैरेलल रे क्या होगा बच्चों, टकराने के बाद फोकस को ऐसे पास करते हुए निकलेगा। ठीक है, और दूसरा रे हम लोग ले जाते हैं इस तरह से पोल को टकराते हुए, और ये हमारा ऐसे रिफ्लेक्ट होते 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 यहाँ पे आके टकराया। तो जहाँ पे एक्चुअल कटिंग हो रहा है वो पॉइंट ये है। तो ये पॉइंट हमारा बच्चों क्या हो गया, इमेज का पॉइंट हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया, इमेज का पॉइंट हो गया। तो देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, तो इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और ये साइज में क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो मैग्नीफाइड। ठीक है, तो आप लोग को ये टर्म्स याद करना है। ठीक है ना, फिर 2 हो गया और 2 बचा हुआ है, और ये दोनों बहुत आसान है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया है ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज भी कहाँ बनेगा, इमेज इज ऑल्सो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज भी कहाँ बन रहा है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। नेचर क्या हो जाएगा, इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। अब ये बच्चों अलग है, इसको याद रखना है, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इमेज कैसा बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है। यानी बच्चों यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा। 1 ही नहीं, क्योंकि रियल है तो माइनस लगा देंगे, -1। इस केस में मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है बच्चों, -1। तो इमेज रे डायग्राम बना लेते हैं इसका भी फटाफट। ये हो गया हमारा पोल, यहाँ से रह गया बच्चों, ये हमारा मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा गया। ये हो गया फोकस, यहाँ से हमने क्या किया, एक पैरेलल रे ड्रॉ किया, फोकस को पास करते हुए रे को हम लोग लेकर गए। ठीक है, एक हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ बच्चों, फोकस से पास करते हुए रे को लेकर गए, और ये हमारा यहाँ पे आके टकरा रहा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आके हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमेज ऑफ दिस कंडीशन। ये कंडीशन के लिए हमारा इमेज क्या बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही सेम साइज का बन रहा है। ठीक है ना, ये काफी बार पूछ चुका है इस पे, तो इस पे ज्यादा फोकस करना है। और जो आखिरी वाला होगा वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस केस में नेचर ही पूरा बदल जाने वाला है। ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया गया है, फोकस और पोल के बीच में रख दिया गया है। तो इमेज इज फॉर्म्ड behind the mirror। इमेज कहाँ बन जाएगा बच्चों, मिरर के पीछे। और नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड। बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगा बच्चों, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगा। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो कॉनकेव मिरर होता है ना, वो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, क्योंकि हमें बड़ा इमेज बना के दिखाता है। ठीक है ना, डेंटिस्ट लोग क्यों यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, बिकॉज इट कैन फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जली मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, तो इसका रे डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया बच्चों हमारा फोकस, ये पोल, फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो यहाँ से पहले तो मैं क्या करूंगा, एक पैरेलल रे बनाऊंगा, ये गया, और ये टकराने के बाद फोकस को पास करते हुए निकल गया। और दूसरा रे हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे, और ये टकराने के बाद कुछ इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये रे कभी भी आगे मिलने वाला नहीं है। ये मिल सकता है कब, जब हम लोग इस रे को पीछे की तरफ ऐसे खींच दें। ठीक है ना, ये रे ऐसे पीछे की तरफ खींच गया, तो खींचने के बाद इस पॉइंट पे मिला, तो ये हमारा देखो बच्चों वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन गया, हाईली मैग्नीफाइड। छोटा ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा इमेज बन रहा है। ठीक है ना, तो ये सब हो गया हमारा 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट का, और उसका इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है। बच्चों ये याद करना पड़ेगा आपको,
किसी भी हाल में आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ, कभी कभी पूछ देता है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो बच्चों, इट इज यूज बाय डेंटिस्ट, ठीक है। पहला यूज क्या है, ये जो डेंटिस्ट लोग होते हैं ये आपके दांत की कैविटी वगैरह को देखने के लिए ये कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। दूसरा होता है इट इज यूज्ड इन सर्च लाइट, बड़े बड़े जो टॉर्च लाइट होते हैं, ठीक है ना, उन सब चीजों में क्या लगा रहता है, कॉनकेव मिरर लगा रहता है। तीसरा होता है बच्चों इट इज यूज इन सोलर फर्नेस में यूज किया जाता है। सोलर फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, ठीक है। सूरज के रोशनी को एक जगह पे कन्वर्ट करके, इकट्ठा करके वहां से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सोलर कुकर हो गया, ये सब भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। 4 हो गया हमारा बच्चों, इट इज यूज इन टॉर्च लाइट, हेडलाइट ऑफ कार्स, जो कार का हेडलाइट वगैरह होता है उन सब में यूज किया जाता है, ठीक है ना, हेडलाइट ऑफ कार्स। और इसमें जो खास करके इंपॉर्टेंट है वो है इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। बच्चों ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसको रियर व्यू मतलब साइड मिरर की तरह यूज किया जाता है गाड़ी में, जो साइड में लगा रहता है उसके लिए। क्यों यूज करता है, बिकॉज इसमें ना बिकॉज रीजन पूछ देता है कभी कभी, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस virtual, erect and diminish image. Also it has larger field of view। पहला तो बच्चों ध्यान दो, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा इमेज बनाता है, ठीक है ना। और दूसरा चीज ये है कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब देखने का जो एरिया है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा एरिया हमें दिखा सकता है, ठीक है ना। तो इसके रीजन की वजह से कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो बच्चों प्लीज सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए ऐसे बनाते रहें और अच्छा काम कर पाए, ठीक है। धन्यवाद, जय श्री राम बच्चों।